This is my journey from darkness to light. 1 साल से भी कम समय में मेरे माता पिता की बहसें तेज और ज्यादा होने लगीं, जिससे चिंता, अनिश्चितता और उथल पुथल का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तभी हिंसा शुरू हुई। भले ही मैं बहस की वजह और मेरे माता पिता के बीच क्यों नहीं बन पा रही थी, यह नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे पता था कि अपने पिता को अपनी मां को मारते हुए देखना कैसा लगता है। उनकी चीखें और फिर दबी हुई चीखें मुझे बेबस महसूस कराती थीं क्योंकि मैं अपने पिता के गुस्से से छिप रहा था। इससे मैं डर गया था। इससे भी बुरी बात यह है कि इसने मुझे डरा दिया। मैं अभी भी उस ट्रॉमा से उबर रहा हूं कि मैं अपनी मां को शोर, दर्द और बहस से नहीं बचा पा रहा था। और एक दिन मेरी मां चिल्लाई, बस करो, और एक पल में मेरे पिता चले गए, अपने 7 साल के बेटे को पीछे छोड़कर। मेरे माता पिता की शादी के 1 साल से भी कम समय में मेरे पिता सड़कों पर लौट आए, जहां वे मेरे लिए एक रहस्य के साथ साथ एक अफवाह भी बन गए। वह मेरी मां से कभी प्यार करता था, बहुत ज्यादा, बहुत पहले, जब मेरी आंखें छोटी थीं। लेकिन वह चला गया और मेरा दिल नफरत से भर गया। और फिर भी मैं चाहता था कि वह मुझसे मेरी नफरत से ज्यादा प्यार करे। उसे हमेशा शक का फायदा मिलता था। उसकी कमजोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत से ज्यादा ताकतवर थी। उसके लिए मेरी नफरत जलती थी। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा उसकी नशेड़ी वाली मंजूरी चाही। मैं और मां 131 सेंट स्ट्रीट पर दादी मिल्ड्रेड के घर वापस चले गए। मेरी मां की बहन जेनियन के साथ हमने अपने परिवार को बचाने और रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से खुद को बचाने की कोशिश की। मैं मां के साथ ऊपर वाला बेडरूम शेयर करता था। यह बाईं ओर पहला दरवाजा था और मेरे जन्म से पहले मेरी मां अकेली रहती थी। उन्होंने एक और ट्विन बेड अंदर रखा और अलमारी की कुछ जगह खाली कर दी। हर रात हम एक दूसरे से तब तक बात करते थे जब तक हमें से कोई एक सो नहीं जाता था। मुझे हमेशा पहले नींद आती थी। जल्द ही उसे रिकर्स आइलैंड में करेक्शन ऑफिसर की नई नौकरी मिल गई, जो अमेरिका की सबसे बदनाम जेलों में से एक है, जहां इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि स्टाफ काम खत्म होने के बाद घर पहुंचेगा या नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता था कि क्योंकि उसकी नौकरी इतनी खतरनाक थी, इसलिए वह बहुत सख्त औरत थी। लेकिन वह ऐसी नहीं थी। अब वह किसी से कोई गंदगी नहीं सहती थी, लेकिन वह सख्त नहीं हुई थी। वह जगह उससे मां या बेटी होने का एहसास नहीं छीन सकती थी। उसकी इंसानियत उन कंक्रीट की दीवारों और रेजर वायर से ज्यादा मजबूत थी जिनमें निराशा और मायूसी भरी थी। कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, इसमें हमको प्रेरणा मिलता है कहानी बनाने के लिए। अब लोगों का 1 सेकंड का काम है। धन्यवाद। मेरी जवान आंखों में वह कोमल और परियों जैसी थीं। खूबसूरत। उनकी नाजुक आवाज हवा में एक गाना थी। 5 फीट 9 इंच की होने पर भी वह मुझे कभी भी दबदबे वाली नहीं लगीं। ज्यादातर एक रक्षक जो झगड़ा करने के बजाय प्यार करना पसंद करती थीं। और उनका सारा प्यार उनके छोटे मुका के लिए था। वह मुझे यही बुलाती थीं। एक बार जब हम दादी मिल्ड्रेड के घर में बस गए, तो मेरी जिंदगी कुछ नॉर्मल होने लगी। मेरी मां के पसंदीदा कलाकारों अनीता बेकर और एल डेबार्ज की धुनें घर में गूंज रही थीं। शनिवार की रात जब दादी मिल्ड्रेड किचन में चिकन फ्राई कर रही थीं, तो वह अनीता का गाना गिविंग यू द बेस्ट दैट आई गॉट साथ में गा रही थीं। यह मेरी जवानी का सबसे अच्छा समय था। मेरी मां खुश थीं। मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा था। मैं एक आम बच्चा था। 1991 में मैं 12 साल का हुआ और लिनवेज जेट्स में शामिल हो गया, जो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए एक यूथ फुटबॉल स्क्वाड था। मेरी मां लगभग हर उस गेम में आती थीं जब वह काम नहीं कर रही होती थीं। हमारे एक शनिवार दोपहर के गेम के दौरान क्वार्टरबैक खेलते हुए मैंने खुद को एक युवा रैंडल कनिंघम कहा था। मैं दाईं ओर लुढ़क गया और एक बहुत बड़े बच्चे ने मुझे बहुत जोर से टक्कर मार दी। जब मैं जमीन पर तड़प रहा था, तो मेरे घुटने के दर्द से भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि जब मां अपने इकलौते बेटे की देखभाल करने के लिए मैदान पर दौड़ी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मां, आप क्या कर रही हैं? मैं चिल्लाया और मेरे टीम के साथी हंस पड़े।
क्रिसमस के समय पेड़ के नीचे गिफ्ट कम मिलते थे। जन्मदिन पर आमतौर पर उतने ही कम गिफ्ट मिलते थे। कभी कभी यह एथलेटिक इक्विपमेंट का कोई टुकड़ा या निंटेंडो कार्ट्रिज होता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे पता था कि वह कोशिश करती हैं। एक खास क्रिसमस पर मुझे लगा कि काश उन्होंने ऐसा न किया होता। उन्होंने मुझे मजबूत टायर और रेसिंग स्ट्राइप्स वाली एक नई फैंसी माउंटेन बाइक दिलाने के लिए 1 महीने तक रिकर्स में एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम किया। बस एक ही दिक्कत थी कि इसमें अजीब पुराने जमाने के शेप के हैंडल बार थे। जब मैं इसे सड़क पर चलाता था तो मुझे इसे अजीब तरह से चलाना पड़ता था क्योंकि पैडल मारते समय मेरे घुटने मेरे कंधों तक आ जाते थे। हुड में इस पर कूल दिखना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने इसे घर के पीछे पार्क कर दिया और उम्मीद की कि मेरी माँ को पता न चले कि मैंने इसे चलाना बंद कर दिया है। मैं 7 साल का था जब मैंने पहली बार PS 155 में बास्केटबॉल ड्रिबल किया था। यह एक एलिमेंट्री स्कूल था जो मेरे सामने वाले गेट से दाईं ओर 1 ब्लॉक दूर था। छोटे बच्चे स्कूल के बाद और वीकेंड पर वहां इकट्ठा होते थे और रॉड स्ट्रिकलैंड, मार्क जैक्सन या पर्ल वॉशिंगटन जैसे बास्केटबॉल के भगवानों की नकल करते हुए डामर पर गेंद फेंकते थे और दोनों हाथों से गेंद को रिम की ओर फेंकते थे। जब मैं मिडिल स्कूल पहुंचा तो मैंने अपनी नजरें लिंकन पार्क की ओर मोड़ ली, जो पड़ोस का एक साबित करने वाला मैदान था जहां रोजाना फिजिकलिटी और आर्टिस्ट्री का टकराव होता था। पार्क में वैन विक एक्सप्रेसवे की छाया में बिना नेट के रिम वाला एक कठोर डामर कोर्ट था। यही सब कुछ होता था और आपको इसे लाना होता था या घर जाना होता था। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ कि 8वीं क्लास तक मैं 6 फीट का हो गया था। मैं हमेशा उन लड़कों के साथ खेलता था जो मुझसे बड़े, तेज और मजबूत थे। जब मैं 13 साल का था तो मैंने उन्हें बताया कि मैं 15 साल का हूं ताकि वे मुझे गेम्स में आने दें। मेरे मोहल्ले में एक मजाक चलता था कि जब मैं अपनी उम्र के बारे में सच बताता था तो कोई कहता था, धत तेरे की, तू तो 2 साल से 15 साल का है। लिंकन पार्क में पढ़ाई लिखाई के लिए मुश्किल दौड़ के दौरान मेरा गेम तेजी से डेवलप हुआ। मैंने जोर देकर कहा कि मैं मैजिक जॉनसन का नया जन्म हूं। मुझे यह बहुत पसंद था कि 6 फुट 9 इंच का पॉइंट गार्ड बिना देखे पास के फ्लिप से भीड़ को खड़ा कर देता था और उसके टीम के साथ ही ऐसे किसी के साथ खेलना पसंद करते थे जो लगभग किसी भी सिचुएशन में उन्हें बॉल दे सके। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि जब मेरा दिमाग क्लासरूम में या टेस्ट के दौरान भटकता रहता था तो मैं बास्केटबॉल कोर्ट पर आसानी से चीजें समझ सकता था। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया। जहां दूसरे बच्चे जबरदस्ती शॉट ऊपर उठाते थे, मैं डिफेंडर्स को खींचता था और एक्स्ट्रा पास देता था। मैंने देखा कि सिर झुकाकर बॉल को फुटपाथ पर पटकने के बजाय पूरे कंक्रीट कोर्ट का सर्वे करके प्ले करने में क्या फायदा है। मैं बर्नार्ड किंग जैसा तो नहीं था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से मैं बहुत लंबा था और मुझ में हुनर भी था। इतना कि लोकल टूर्नामेंट अनाउंसर मुझे लिंकन पार्क में खेलने के लिए बुलाने लगे। इस समय के आसपास मैं अपने पापा से महीने में 1 बार मिलता था। वह मुझे कुछ पैसे या शायद एक जोड़ी जूते देने आते थे। मेरे मन में अब भी उनके लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। हमारे बीच की खाई बिना जवाब वाले सवालों से भरी हुई थी। तुमने हमें क्यों छोड़ा? तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? तुमने ड्रग्स क्यों चुने? तुमने हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश क्यों की? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते थे? कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, इसमें हमको प्रेरणा मिलता है कहानी बनाने के लिए। अब लोगों का 1 सेकंड का काम है। धन्यवाद। मैं तो बस एक बच्चा था। मुझे लगता है कि ये बातें उसके लिए भी उतनी ही मुश्किल रही होंगी जितनी मेरे लिए, लेकिन वह बड़ा था। वह भाग गया और छिप गया और चीजों से निपटने से मना कर दिया, जिससे मैं कंफ्यूजन और पछतावे के गड्ढे में और गहराई तक गिर गया। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो उसके दिमाग में कभी नहीं आया। नशा करना आसान था। उसे लगता था कि वह बस आकर मेरे हाथ में $20 रख देगा और सब ठीक हो जाएगा। मुझे उस समय यह नहीं पता था, लेकिन वह मुझे फॉलो करने के लिए एक ब्लूप्रिंट दे रहा था, और जिन चीजों के लिए मैं उससे नफरत करता था, मैं वही बन जाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर 3 प्लीज कमेंट। थैंक यू।